हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनका सामना हमें डेली करना पड़ता है। लेकिन जब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बारी आती है, इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। कुछ इसी तरह के सेंटेंसेज होते हैं जिनके लास्ट में ना होगा लगा रहते हैं, जैसे कि आना होगा, जाना होगा, करना होगा। ऐसे सेंटेंसेस से हमें भविष्य में किसी काम के करने की बाध्यता का पता चलता है कि आपको ये काम करना होगा, आपको आना होगा या आपको जाना होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस का है। आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इनको कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। आज के इस वीडियो हम लोग यही सीखेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। आज हम लोग कुछ नया और कुछ ख़ास सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से इसको हम लोग पहचानेंगे, इसका पहचानने का तरीका क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसेज के लास्ट में ना होगा और ना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंसेज लगे रहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे आना होगा, करना होगा, आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंसेज लास्ट में रहते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे खेलना पड़ेगा, खेलना होगा, जिनके लास्ट में ना होगा लगे रहते हैं या ना पड़ेगा लगा हुआ होता है। इनको पहचानने का तरीका यही है। तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना होगा, उसे यह करना होगा, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, सुधा को यहाँ आना पड़ेगा। देखिए, इस तरह का सेंटेंसेस जो है इनके लास्ट में ना होगा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी ना होगा लगा हुआ है, यहाँ पे ना पड़ेगा लगा हुआ है, यहाँ पे भी ना पड़ेगा लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक हम लोगों का इसी तरह का सेंटेंसेज है। तो इस तरह के सेंटेंसेज जो होते हैं इनको ट्रांसलेट हम लोग इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करके करेंगे। कैसे करेंगे इनको ट्रांसलेट, हम लोग आज के इस वीडियो में आगे सीखेंगे। तो अब मैं जल्दी से आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिंपल है। हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं एज यूजुअल, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, विल हैव टू को। क्योंकि आजकल शैल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए हमने शैल को बिल्कुल हटा दिया है, शैल का यूज़ ही नहीं किया मैंने यहाँ पे। आप हर तरह के सेंटेंसेज में विल हैव टू का इस्तेमाल कीजिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गलती नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे V1 का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, V1 का यूज होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहाँ पे V1 का इस्तेमाल कैसे होगा। बिल्कुल, ये आपका सोचना सही है, आपका कन्फ्यूजन सही है। लेकिन आपको बता दूं, जब इन्फिनेटिव के रूप में टू का इस्तेमाल किया जाता है कहीं पे भी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले के वीडियो में भी आपको बताया है कि हैव टू का इस्तेमाल करना है, हैज़ टू का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। उसके साथ भी V1 का इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पे भी V1 का ही इस्तेमाल होगा। आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और सेंटेंस के लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे पूरा सेंटेंस क्रिएट होगा। कैसे होगा हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना होगा। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे सीखते हैं हम लोग। तुम्हें के लिए हम लोग यहाँ पे यू का इस्तेमाल करेंगे। यू के साथ विल हैव टू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव टू हम लोग लगाएंगे, विल हैव टू। और पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, तो लास्ट में हम लोग रीड लिख देंगे V1 के रूप में। यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे यह करना होगा। उसे के लिए हम लोग यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ भी हम लोग ही विल हैव टू का यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। ही विल हैव टू डू दिस, इसे करना के लिए हम लोग करेंगे डू दिस। ही विल हैव टू डू दिस, उसे यह करना होगा। इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, पूरी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और सेंटेंस है, आप लोगों को टहलना पड़ेगा। आप लोगों के लिए भी यू का इस्तेमाल होगा। यू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यू विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यू विल हैव टू। और टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक, तो यू विल हैव टू वॉक, आपको टहलना पड़ेगा। रेखा को कविता लिखना पड़ेगा, तो रेखा के लिए हम लोग इंग्लिश में नेम को एज इट इज लिखते हैं रेखा। विल हैव टू हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, रेखा विल हैव टू राइट। राइट मीन्स लिखना होता है, और कविता की अंग्रेजी होती है पोएम, तो ए पोएम हम लोग लास्ट में लिख देंगे एज ए ऑब्जेक्ट। रेखा विल हैव टू राइट अ पोएम, इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कितना इजी है, कितना आसान है, कितनी आसानी से इसको ट्रांसलेट हम लोग कर लेंगे। विल हैव टू का इस्तेमाल करना है, V1 का इस्तेमाल करना है, बस
हमको इसी 2 चीज़ों पे ध्यान देना है और ये सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे करेक्ट लिख दिया है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना होगा, यू विल हैव टू रीड इंग्लिश। उसे यह करना होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव टू डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंसेस है आप लोगों को टहलना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉक। रेखा को कविता लिखना पड़ेगा, रेखा विल हैव टू राइट अ पोएम। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, आप लोगों को किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में हमने कुछ नया बताने की आपके लिए कोशिश की है। फ्यूचर टेंस में किसी काम को करने के लिए जब बाध्यता का पता चलता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये हमने आज के इस वीडियो में सीखा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।